अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में है, डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स में कब रिकॉग्निशन करनी है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में कब करनी है, the use by others of enterprise resources yielding interest, royalty and dividend, effect of uncertainties on revenue recognition, main principle, disclosure and illustrations. Accounting Standard 9 issued in 1985, revenue recognition. This accounting standard includes paragraphs set in bold italic type and plain type which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principle. This accounting standard should be read in context of the preface to the statements of accounting standards and the applicability of accounting standards to various entities. See Appendix 1 of this compendium. इंट्रोडक्शन आई नहीं है सर, अभी स्टार्ट करें? एक बार उनको दोबारा बता दो मैसेज जो अभी भेजा उससे आए। रोहित, This standard deals with the basis of recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise. The standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of ordinary activity of the enterprise from sale of goods, rendering of services, and use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividends. ये स्टैंडर्ड डील करता है कि बेस क्या होगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज। अब ये स्टैंडर्ड जो कंसर्न है वो है कि रेवेन्यू की रिकॉग्निशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कब होनी चाहिए किसी एंटरप्राइज की, किस किस चीजों से, सेल ऑफ गुड्स से, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, या किसी और के द्वारा एंटरप्राइज के रिसोर्सेज यूज करने की वजह से जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स मिलता है। सतीश सर वेट करनी है क्योंकि वो कह रहे थे रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेट कर लेते हैं। हेलो, हाँ अच्छा, पुराने वाले तो उससे करना था ना। हाँ ठीक है, आ गया। वेट वेट, वही गायत्री आ गई क्या मैडम? हाँ ओके, वो हेडिंग क्या है? मेन गुड मॉर्निंग टू ऑल, इसका ऊपर का अच्छा गुड मॉर्निंग। 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। हाँ, हम आपकी वेट कर रहे थे सर, मैं कहा सर कह रहे थे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यार आवाज क्यों नहीं आ रही? Introduction. So first point, this standard deals with the base of recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise. The standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of ordinary activities of the enterprise from
the sale of goods, the rendering of services, the use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividend. ये स्टैंडर्ड डील करता है कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का प्रॉफिट एंड लॉस में बेस क्या है, और ये स्टैंडर्ड कंसर्न है कि रिवेन्यू की रिकॉग्निशन जो कि बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज से बिजनेस में अराइज होती है, उसको किन किन चीजों से, सेल ऑफ गुड्स से, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से एंड द यूज बाय द अदर एंटरप्राइज, और या दूसरों के द्वारा एंटरप्राइज के रिसोर्सेज यूज करने की वजह से जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड मिलता है उसको। सेकेंड पॉइंट है आपका, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन टू विच स्पेशल कंसिडरेशन अप्लाई। और ये स्टैंडर्ड, ये जो नीचे दिए गए एस्पेक्ट्स ऑफ रिवेन्यू हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन है, इनके साथ डील नहीं करता क्योंकि इनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन अप्लाई होते हैं। पहला है रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि इसको रेफर टू AS7 ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें AS7 के थ्रू रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट, जो हायर परचेज या लीज एग्रीमेंट की वजह से रिवेन्यू हो रही है, उसको भी ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता। रिवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स या बाकी किसी और तरीके की सब्सिडीज से कोई रिवेन्यू अराइज हो रही है, या रिवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और इंश्योरेंस कंपनी की रिवेन्यू को भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होती है। थर्ड पॉइंट इज एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड आर, और वो एग्जांपल्स आइटम्स के जो कि रेवेन्यू की डेफिनेशन में ही इंक्लूड नहीं है इस स्टैंडर्ड की पर्पस के लिए, वो हैं realizing gains resulting from disposal of or unrealized gain resulting from holding of non-current assets, that is appreciation in the value of fixed assets। वो कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कोई अप्रिशिएशन होता है। एग्जांपल आपको म्यूट किया है क्योंकि आपके पीछे शोर आ रहा है। realized gains resulting from the disposal of and unrealized gains resulting from the holding of non-current assets, that is for example appreciation in the value of fixed assets। तो कोई भी जो गेन्स जो रियलाइज होते हैं डिस्पोजल करने की वजह से, या कोई अनरियलाइज्ड गेन्स जो कि रिजल्ट होता है किसी नॉन करंट एसेट को होल्ड करने की वजह से, जैसे एप्रिसिएशन हो गया वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में, तो वो ये स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा, रेवेन्यू की उसकी परिभाषा में शामिल नहीं है। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई चेंज हो जाता है उसकी वजह से जो उसको होल्ड करने की वजह से अनरियलाइज्ड गेन्स है, वो भी इस रेवेन्यू की डेफिनेशन में स्टैंडर्ड में कवर नहीं है। एंड द नेचुरल इंक्रीज इन हर्ब्स एंड एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सो हर्ब्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के जो नेचुरल इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू में, वो भी अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स है, उसको भी रेवेन्यू में यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। सर हर्ड ना वो उसको बोलते हैं ना ये बकरियों के झुंड को। अच्छा, हो सकता है, हाँ उसको बोलते हैं। मुझे लगा एग्रीकल्चर की बात है तो हर्ब्स की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? ये सर जो नेचुरल इंक्रीज होती है, बच्चे पैदा होते हैं झुंड में, भेड़ बकरियों के झुंड में बच्चे पैदा हो गए, तो वो नेचुरल इंक्रीज हो रही है ना गिनती में। थर्ड, realized or unrealized gains resulting from changes in foreign exchange rates and adjustments arising on the translation of foreign currency financial statements, चाहे वो रियलाइज हुआ हो या अनरियलाइज्ड हुआ हो, ऐसा गेन जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से रियलाइज हुआ या अनरियलाइज होने वाला गेन, और उसकी एडजस्टमेंट्स जब हम फॉरेन करेंसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। Fourth, realized gains
resulting from the discharge of an obligation at less than net carrying amount. कोई ऑब्लिगेशन है जिसको डिस्चार्ज करते समय हम उसको कैरिंग अमाउंट से कम वैल्यू पर उसकी वजह से डिस्चार्ज करते हैं, तो जो रियलाइज गेन्स होता है वो भी रेवेन्यू में शामिल नहीं है. अनरियलाइज गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्टेटमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, और ऐसे ही अगर किसी ऑब्लिगेशन की कैरिंग अमाउंट को रीस्टेट करते हैं और कोई उसकी वजह से गेन जो कि अनरियलाइज्ड है वो भी रेवेन्यू में शामिल नहीं है. तो ये 5 तरह के रेवेन्यू इस स्टैंडर्ड में रेवेन्यू की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, जो कि दोबारा से पढ़ देता हूँ. रियलाइज गेन्स, हाँ बहुत बढ़िया, मेरा भी दिल यही कर रहा था. रियलाइज गेन्स जो कि नॉन करंट एसेट्स या अनरियलाइज गेन्स जो कि नॉन करंट एसेट्स की होल्डिंग या नॉन करंट एसेट्स की डिस्पोजल की वजह से रियलाइज होते हैं, वो रेवेन्यू में शामिल नहीं है. मतलब फिक्स एसेट्स को अगर हम बेच देते हैं या डिस्पोज करते हैं उसकी वजह से अगर कोई गेन आता है वो रेवेन्यू नहीं है, या फिक्स एसेट्स को होल्ड करने की वजह से अगर उसकी एप्रिसिएशन हो जाती है वैल्यू में तो भी वो अनरियलाइज्ड गेन जो है वो रेवेन्यू में शामिल नहीं है. सेम वे क्योंकि रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड तो होना चाहिए, अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड वो हुआ जब हम नॉन करंट फिक्स एसेट्स को सेल कर देते हैं तो रियलाइज्ड हो गया, और फिक्स एसेट्स को सेल तो नहीं कर रहे लेकिन उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई तो अनरियलाइज्ड है, लेकिन उसको हम दोनों को रेवेन्यू में शामिल नहीं करते हैं स्टैंडर्ड में. सेम वे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या हर्ड्स जो कि भेड़ बकरियों के झुंड की वजह से में जो नेचुरल इंक्रीज होता है, पेड़ पौधे अपने आप बढ़ते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अपने आप बढ़ते हैं, भेड़ बकरियों के झुंड भी अपने आप बढ़ते हैं, वो जो नेचुरल इंक्रीज है और उसकी वजह से जो अनरियलाइज्ड गेन्स है, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ गई उनके इंक्रीज होने से, तो वो जो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स है उनको होल्ड करने की वजह से जो अनरियलाइज्ड गेन हुआ उनकी वैल्यू में वो भी रेवेन्यू में शामिल नहीं है. ऐसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो चेंज होता है उसकी वजह से भले ही वो रियलाइज गेन्स हो या अनरियलाइज्ड गेन्स हो, वो जो जब हम फॉरेन करेंसी को की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स जो है उनको जब ट्रांसलेट करते हैं उन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंज होने की वजह से, तो चाहे वो रियलाइज्ड हो या अनरियलाइज्ड हो, दोनों को रेवेन्यू में हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे. रियलाइज गेन्स जो कि रिजल्ट करेंगे किसी ऑब्लिगेशन को उसकी कैरिंग अमाउंट से कम पे करने पर, डिस्चार्ज करने पर. तो कोई ऑब्लिगेशन था जिसकी वैल्यू मान लो 10,000 थी और उसको 10 की जगह उस कैरिंग अमाउंट 10,000 थी, कैरिंग अमाउंट से कम अगर हमने पे किया, ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज किया 9,000 रुपए, तो 1,000 रुपए जो गेन हुआ, रियलाइज गेन हुआ, वो भी रेवेन्यू में नहीं होगा. और ऐसे अगर किसी ऑब्लिगेशन को रीस्टेट किया किसी कैरिंग अमाउंट से कम पर, अभी उसको डिस्चार्ज नहीं किया लेकिन उसकी वैल्यू कम करके शो कर दी, आपस में बातचीत हो गई, ये 10,000 की जगह 9,000 देगा तो चलेगा काम, तो वो जो उसको रीस्टेट किया बैलेंस शीट में वो अनरियलाइज्ड गेन हुआ तो वो भी रेवेन्यू में शामिल नहीं होगा. डेफिनेशंस, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड विद द मीनिंग स्पेसिफाइड. रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश. रेवेन्यू जो है ग्रॉस ऑफ कैश है, यानी कि सेल है, इनफ्लो ऑफ कैश है. 3 तरह का रेवेन्यू उसने बताया है यहाँ पर. सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस एंड अदर्स. हाँ, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या उस एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को यूज करने के द्वारा तो इंटरेस्ट इनकम किसी को मिली या रॉयल्टीज या डिविडेंड किसी को मिला, तो वो 3 जो है ये रेवेन्यू उसने एक्सप्लेन. मतलब सेल ऑफ गुड्स 100 रुपए हुई, रेवेन्यू हुआ 25 रुपए, तो 100 रुपए बनेंगे. हाँ, रेवेन्यू तो 100 रुपए ही हुआ. रेवेन्यू मीन्स टर्नओवर. रेवेन्यू मीन्स टर्नओवर. हर तरह का रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू. और ये हमने नहीं पढ़ा था. इट इज reiterated that accounting standard as is the case for other accounting standard assume that the three fundamental accounting assumptions कौन सी, going concern, consistency and accrual have been followed in the preparation and presentation of financial statement. तो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए ये अज्यूम किया जा रहा है ये जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स assumptions हैं, गोइंग कंसर्न की, कंसिस्टेंसी की और एक्रूअल की, वो फॉलो की जा रही है उसको प्रिपेयर या प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. और अटेंशन इज specifically drawn to paragraph 4.3 of the preface, according to which accounting standards are intended to apply only to items which are material item के लिए ही हमने यूज करनी है. डेफिनेशन में रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशंस
arising in the course of the ordinary activities of an enterprise. और enterprise को ये explain कर रहा है. The institute has issued an announcement in 2005 titled Treatment of Interdivisional Transfers. Interdivisional Transfers का treatment जो institute ने 2005 में announce किया था, published in the Chartered Accountant May 2005 page 1531 पे. As per the announcement, the recognition of interdivisional transfers as sales in an inappropriate accounting treatment and is inconsistent with accounting standard 9. तो जो interdivisional transfers है as sales, वो inappropriate accounting treatment है और accounting standard 9 के साथ inconsistent है, consistent नहीं है. For full text of the announcement, reference may be made to the section titled Announcements of the Council regarding status of various documents issued by the Institute of Chartered Accountants of India, appearing at the beginning of this compendium. तो ये जो ordinary course of activities की बात करा, उसने कहा जी अगर दो डिवीजन, एक या एक से ज्यादा अगर डिवीजन है किसी एंटरप्राइज की, तो उसके आपस में अगर कोई ट्रांसफर्स होती हैं, वो उसको सेल रिकॉग्नाइज करना जो है कंसिस्टेंट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की वजह से, और इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. तो रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश. कैश है ग्रॉस इनफ्लो का, रिसीवेबल्स का और अदर कंसिडरेशन का. तो रेवेन्यू कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन का ग्रॉस इनफ्लो है, जो कि ordinary activities of enterprise से arise होता है, from sale of goods, from rendering of services and from the use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividend. इन तीन activities की वजह से, ordinary activities की वजह से होने वाला gross inflow of cash, receivables या कोई और consideration को हम revenue बोलेंगे. Revenue is measured by the charges made to customers or clients for goods supplied and services rendered to them. तो जो revenue की measurement है, वो जो customers या clients को goods supply करने पर या services render करने पर जो हम उसको charges लगाएंगे, वो हमारा वो हमारा revenue है. Tax invoice is our revenue. Yes. Tax invoice is our revenue. And by the charges and rewards arising from the use of resources by them. और कोई ऐसे charges और rewards जो कि resources को use करने पर उनको मिलेंगे. In an agency relationship, the revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, receivables and or other consideration. तो जहाँ agency relationship है, तो वहां पर जो रेवेन्यू है वो अमाउंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैश नहीं है, वो सिर्फ कमीशन है. कमीशन है सिर्फ वो, और ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स एंड अदर कंसीडरेशन नहीं है. कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड is a method of accounting which recognizes revenue in the statement of profit and loss only when the rendering of services under a contract is completed or substantially completed. तो जो सर्विसेज के केस में, जब हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी या तो कॉन्ट्रैक्ट या सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाएगी, तभी उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. ये हुआ कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड. इसमें पीरियड नहीं लिखा, 12 महीने, 36 महीने, 72 महीने, मतलब नॉर्मली शुड बी फॉर 12 मंथ्स है ना. यस, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस पीरियड के लिए बनी उसी पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं. तो अगर कंप्लीटेड पीरियड के लिए काम कंप्लीट हो गया, हाँ ठीक है. कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड की बात अगर हम करेंगे, तो वो अकाउंटिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो कि रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू को जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में दी जाने वाली सर्विसेज या तो कंप्लीट हो गई है या सब्सटैंशियली कंप्लीट हो गई है. जब दूसरा कंप्लीटेड या दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. उसमें वो मेथड है इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग व्हिच recognizes revenue in the statement of profit and loss proportionately with the degree of completion of service
अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो कि रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमने सर्विसेज रेंडर करनी है और जो हमने अभी तक कंप्लीट किया है, उन दोनों का जो प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को, तो वो मेथड कहलाएगा प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। एक्सप्लेनेशन: revenue recognition is mainly concerned with the timing of recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise। जो revenue recognition जो है वो mainly concerned है कब हमने उसको revenue को recognize किया profit and loss statement में किसी भी enterprise की। The amount of revenue arising on a transaction is usually determined by agreement between the parties involved in the transaction। और जो रिकॉग्निशन तो है टाइम के हिसाब से कब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अमाउंट जो है वो जनरली जो डिटरमाइन की जाएगी वो पार्टीज, ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज के बीच में हो रही है वो उनके एग्रीमेंट के द्वारा, उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है। व्हेन अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट, और जब अनसर्टेनिटी आती है रिगार्डिंग द डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट, कि कितनी अमाउंट डिटरमाइन की जाए, और इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट, कि इसमें कॉस्ट कितनी इनकर हो चुकी है, एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है, these uncertainties may influence the time of revenue recognition। तो ये uncertainties हमेशा टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी इन्फ्लुएंस करेगी। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, टाइम डिपेंड करेगा, जो कंसर्न है वो टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू है, जबकि अमाउंट डिपेंड करती है एग्रीमेंट टू द पार्टीज, बिटवीन द पार्टीज। और जब अनसर्टेनिटीज होगी कि कितनी अमाउंट डिटरमाइन होनी है या कितनी उसमें एसोसिएटेड कॉस्ट है, तो वो अनसर्टेनिटीज टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी इन्फ्लुएंस करेंगी। 6 सेल ऑफ गुड्स। 6.1 a key criteria for determining when to recognize revenue from a transaction involving the sale of goods is that the seller has transferred the property in the goods to the buyer for a consideration। जो की क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने के लिए रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का सेल ऑफ गुड्स से होने वाली ट्रांजैक्शन में, वो ये है कि जब सेलर ने प्रॉपर्टी इन गुड्स को कब ट्रांसफर किया बायर को फॉर ए कंसिडरेशन। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन मोस्ट केसेस रिजल्ट्स इन और coincides with the transfer of significant risks and rewards of ownership to the buyer। और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का जनरल मीनिंग है, मोस्टली वो रिजल्ट होता है, वो हो जाता है जैसे ही या जब वो कोइंसाइड करता है विद द ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप। बायर को रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप और सिग्निफिकेंट रिस्क जैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं या जब वो कोइंसाइड करता है उस मोमेंट पर, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इन गुड्स हो जाता है मोस्ट केसेस में। However, there may be situations where transfer of property in goods does not coincide with the transfer of significant risks and rewards of ownership। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बिना जिस मूवमेंट पर coincide मतलब मूवमेंट पर सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर होती है बायर को सेलर के द्वारा, उस समय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं होता। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। Sale on approval basis। Revenue in such situations is recognized at the time of transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyer। तो जो रेवेन्यू है इन सिचुएशंस में रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड ऑफ ओनरशिप बायर को, उसी समय रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। Such cases may arise where delivery has been delayed through the default of either the buyer or the seller, and the goods are at the risk of the party at fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault। तो अगर किसी सेलर या बायर के किसी फॉल्ट की वजह से अगर डिलीवरी में डिले हो जाता है किसी भी गुड्स की, तो जो लॉस है वो हो सकता है लॉस हुआ तो नहीं, ऑकर तो नहीं हुआ, लेकिन उस फॉल्ट की डिफॉल्ट की वजह से हो सकता है, हो सकता है अभी वो डिले रिस्क अभी, क्योंकि डिलीवरी पार्टी एट डिफॉल्ट तो रिस्क अभी ट्रांसफर नहीं हुआ फर्दर, क्योंकि जिसकी गलती की वजह से अभी डिलीवरी रुकी हुई है उसकी वजह से वो अभी रिस्क उसी के पास है।
अगर सेलर ने कोई डिफॉल्ट किया है तो अभी रिस्क माल नहीं एंड दिया, रिवार्ड्स अभी सेलर के पास ही है, और बायर ने किया है तो वो बायर को ट्रांसफर हो चुका है. बायर ने माल नहीं उठाया। Sometimes the parties may agree that the risk will pass at a time different from the time when ownership passes. कभी-कभी ऐसा भी एग्री किया जा सकता है पार्टीज के बीच में कि जो रिस्क है वो पास करे डिफरेंट समय पर ऑनरशिप पास होने के बावजूद. जो टाइम है जिस समय ऑनरशिप पास हुई उस टाइम पे ना हो, रिस्क किसी और टाइम पे पास हो. ये एग्रीमेंट हो सकता है पार्टीज के बीच में. At certain stages in specific industries, such as when agricultural crops have been harvested or mineral ores have been extracted, performance may be substantially complete prior to the execution of the transaction, generating revenue. तो ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में जहाँ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है जिनका हार्वेस्टिंग हो गई है या मिनरल ओर्स है जो एक्सट्रैक्ट तो हो चुके हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन से पहले ही, और जो ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तभी रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी है उसकी परफॉर्मेंस. इन सच केसेस व्हेन सेल इज अश्योर्ड अंडर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ए गवर्नमेंट गारंटी और वेयर मार्केट एग्जिस्ट एंड देयर इज अ नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर टू सेल. तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है या कोई गवर्नमेंट की गारंटी है या ऐसी मार्केट एग्जिस्ट करती है और मार्केट एग्जिस्ट करने की वजह से कोई रिस्क जो है फेलियर टू सेल वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो जो गुड्स इन्वॉल्व है आर ऑफन वैल्यूड आर एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो जो सेल एश्योर्ड है और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है उस गुड्स की वो उसके ऊपर वैल्यू किए जाएंगे. तो ऐसे सिचुएशन में जहां सेल एश्योर्ड है, चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, गवर्नमेंट ने गारंटी दी हो या मार्केट एग्जिस्ट करती है और कोई सेल करने का से उन गुड्स को बेचने का कोई रिस्क नहीं है कि बिकेगा नहीं, तब जो गुड्स इन्वॉल्व हैं वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ही वैल्यू किए जाते हैं. सच अमाउंट्स while not revenue as defined in this standard are sometimes recognized in the statement of profit and loss and appropriately described. तो ऐसी सिचुएशन में जो रेवेन्यू है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जो डिफाइन किया गया है उन अमाउंट्स पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब भी किया जाता है. ये समझ नहीं आया वैसे? वो ऊपर कह रहा था ना कि ये जो इनकम रेवेन्यू नहीं मानेंगे, जैसे वो कहते कि जैसे झुंड है उसमें 2 बच्चे और पैदा हो गए तो वो रेवेन्यू नहीं, इसी कनेक्शन में बात कर रहा है शायद. नहीं, वो तो कह रहा है कि भाई ऐसी हाँ तो कह रहा है इनकम नहीं लो, यहाँ कह रहा है इनकम ले सकते हैं. हाँ तो वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहा है कि जो अच्छा सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई. अब समझ आ गया. जो प्रोसेस है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में उसका जो काम है सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया. जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया, अब वो रेडी टू सेल है, या मिनरल ओर्स है वो एक्सट्रैक्ट हो गए रेडी टू सेल है, तो वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई परफॉर्मेंस. और सिचुएशन ये है कि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो कोई या कोई गवर्नमेंट की गारंटी है और या कोई मार्केट एग्जिस्ट करती है जिससे कोई ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि ये बिकेगा नहीं. तो जिस नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वो बिक सकता है उसी अमाउंट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्टैंडर्ड में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब भी कर लेते हैं. ये था गुड्स के बारे में. अब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. Revenue from service transactions is usually recognized as the service is performed. जैसी सर्विस परफॉर्म कर दी जाती है तभी सर्विस ट्रांजैक्शन को यूजुअली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है रेवेन्यू को सर्विस ट्रांजैक्शन में, either by the proportionate completion method or by the completed service contract method. तो ये जो दो मेथड है, proportionate completion method या completed service contract method, ये सिर्फ सर्विस के केस में ही है, गुड्स में नहीं है. और जैसे ही सर्विस कंप्लीट हो गई, परफॉर्म हो गई, उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो गई, तो उसको इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है. प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट. जो परफॉर्मेंस है वो एक से ज्यादा एक्ट की एग्जीक्यूशन पर कंसिस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है. रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोपोर्शनेटली बाय रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सच एक्ट. ईच एक्ट
तो जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली, और उसका रेफरेंस होगा परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्ट। 10 एक्ट कंप्लीट होने, 10 में से 4 हो गए तो 40% सपोज प्रोपोर्शनेटली। The revenue recognized under this method would be determined on the basis of contract value, associated cost, number of acts और other suitable basis। तो जो proportionate डिसाइड करना है, proportionately जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, वो डिटरमाइन करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बेसिस पर कि 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से 40% कंप्लीट हो गया तो 80,000 रुपए का कंप्लीशन हो गया, या एसोसिएटेड कॉस्ट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1,60,000 रुपए लगने थे और 40% कंप्लीट हो गया तो उसके कॉस्ट के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली। नंबर ऑफ एक्ट्स, जैसे मैंने कहा 10 तरह के एक्ट करने थे, 4 कंप्लीट हो गए, या कोई और सूटेबल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स, जब प्रैक्टिकली जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स के द्वारा, मतलब पता ही नहीं है कितने एक्ट्स होंगे ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड के टाइम पीरियड में, revenue is recognized on a straight line basis over the specific period unless there is evidence that some other method better represents the pattern of performance। तो अगर कोई और मेथड बेटर परफॉर्मेंस को रिजल्ट करता है तो उसके हिसाब से, नहीं तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर over the specific period of time। completed service contract method। सर प्रोपोर्शनेट में कंकरेंट ऑडिट आ सकता है, जैसे कंकरेंट ऑडिट जो और है, हमारा टैक्स जीएसटी टैक्स ऑडिट आ सकता है क्या? टैक्स ऑडिट तो कंप्लीटेड में आएगा और जीएसटी ऑडिट भी? वो ऑडिट तो वन टाइम में है, वो जब हम ऑडिट कंकरेंट ऑडिट भी तो वन टाइम ही हुआ। नहीं, मेरा मतलब जो जीएसटी ऑडिट मैंने लिया 1 लाख का, मैंने स्टाफ पे 60,000 खर्चा कर दिया, अभी बिल नहीं रेज हुआ तो खर्चा बुक कर सकता हूँ? हैं? भाई एक ऑडिट, जब भी कोई ऑडिट आता है चाहे 10,000 का, तो 6,000 का खर्चा हो गया उसको, है जी। हाँ। तो वो 6,000 का खर्चा तो मैंने करंट ईयर में कर दिया, मतलब मार्च में खत्म हो गया, तो वो प्रोपोर्शनेट में इनकम बुक कर सकता हूँ या नहीं? देखो हम लोग तो वैसे भी रिसीव बेसिस पे कर रहे हैं शायद। हाँ, पक्का रिसीट बेसिस पे करते, बट इस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। इस स्टैंडर्ड में ये सर्विस वर्ड है या इसकी ही बात कर रहे हैं, रेंडरिंग और सर्विसेज में ही बात कर रहे हैं हम ये। तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड अगर हम फॉलो करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड फॉलो नहीं करते हैं। ये प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड कहाँ फॉलो करना है? जनरली जो बड़े सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल से बड़े परफॉर्मेंस में 1 साल 1.5 साल लगना है या 6-8 महीने लगने हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और बीच में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है या अपना पीरियड एंड कर रहा है, टाइम पीरियड, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाना है, तब उसमें अगर हम प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड फॉलो करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बेस पर, या एसोसिएटेड कॉस्ट के बेस पर, या नंबर ऑफ एक्ट्स टू बी परफॉर्म्ड उसके बेस पर, या कोई और सूटेबल बेसिस पर। और जब हम तो जो कर रहे हैं, हम फॉलो करते हैं कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, हम प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक करना है, हम प्रोपोर्शनेट नहीं करते हैं जनरली, हम कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड को ही करते हैं। तो जिस साल में खर्चा हो गया वो खर्चा चाहे कंप्लीट कर रहा हो सर्विसेज को मेजरली भी कर रहा हो, तब भी हम खर्चा जिस साल में खर्चा हुआ उस साल में बुक करते हैं और रेवेन्यू उस साल में बुक करते हैं जिस साल में वो कंप्लीट होती है। तो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल एक्ट। तो कोई जो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में एक मेन जो डिफरेंस है, ये एक सिंगल एक्ट के एग्जीक्यूशन से परफॉर्मेंस कंसिस्ट करती है, जबकि उसमें था नंबर ऑफ एक्ट से। परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट। एक से ज्यादा एक्ट परफॉर्म करने हैं तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करना है, और अगर एक ही एक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो वो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड को फॉलो करना है। अल्टरनेटिवली सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन मोर देन ए सिंगल एक्ट। सर्विसेज अल्टरनेटिवली एक से ज्यादा एक्ट में भी परफॉर्म की जा सकती हैं। तो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में दोनों पॉसिबिलिटी है, मोर देन वन एक्ट भी हो सकता है, एक एक्ट भी हो सकता है। और प्रोपोर्शनेट में था, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते थे हम
हर एक्ट की परफॉर्मेंस में प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर and the services yet to be performed are so significant in relation to the transaction taken as a whole that performance cannot be deemed to have been completed until the execution of those acts. तो अल्टरनेटिवली कह रहा है सर्विसेज को एक से ज्यादा एक्ट में भी परफॉर्म किया जा सकता है, और सर्विसेज जो भी अभी परफॉर्म हो चुकी है, जो परफॉर्म अभी होनी है, येट टू बी परफॉर्म, वो इतनी सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शन टेकन एज ए होल। अगर पूरी ट्रांजैक्शन एज ए होल को अगर हम कंसिडर करें तो जो एक्ट्स अभी सर्विसेज के जो एक्ट्स अभी परफॉर्म होने हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और परफॉर्मेंस को नहीं कहा जा सकता कि ये कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है जब तक कि उन एक्ट्स को एग्जीक्यूट ना किया जाए। The completed service contract method is relevant to those patterns of performance and accordingly revenue is recognized when the sole or final act takes place and the service becomes chargeable। तो ऐसे जो पैटर्न हैं परफॉर्मेंस के, उन पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस में जो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड है रेलेवेंट है, और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि जब वो सोल और फाइनल एक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, वो टेक प्लेस किया जा चुका है और सर्विस को चार्जेबल बना दिया है उस एक्ट ने। जब तक वो एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो सर्विस चार्जेबल नहीं होगी, जैसे ही वो एक्ट परफॉर्म हुआ सर्विस चार्जेबल हो गई। टैक्स ऑडिट हमने करके रख ली, साइन नहीं किए, जब तक साइन नहीं हो टैक्स ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही हम टैक्स ऑडिट कंप्लीट करके साइन करके देंगे और आज की डेट में अपलोड करेंगे पोर्टल पे, तभी वो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उस एक्ट की वजह से हमारी परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई। वो एक्ट जो है जैसे ही कंप्लीट होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी सर्विस चार्जेबल हो गई, और तभी हम अकॉर्डिंगली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम बिल रेज करेंगे। बढ़ो। The use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividends. The use by others of such enterprise resource give rise to, दूसरों के द्वारा एंटरप्राइज के रिसोर्स यूज करने की वजह से ये सब पैदा होता है। क्या? इंटरेस्ट, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा फंड थे, हमने किसी को दे दिए लोन पे, हाँ, या शेयर खरीद लिए, या डिविडेंड रॉयल्टी वगैरह के लिए यूज कर लिया। हाँ ठीक है, चलो। एक्स्ट्रा फंड्स को रॉयल्टी के लिए यूज नहीं करते। रॉयल्टी तो ये होता है कि हमने अपना, हाँ रॉयल्टी तो सही और चीज है, ठीक है, पर इंटरेस्ट के लिए तो है ऑफ कोर्स डिविडेंड। हाँ, तो पहला है इंटरेस्ट, उसमें यह है कि चार्जेस फॉर यूज ऑफ कैश रिसोर्सेज और द अमाउंट्स ड्यू टू एंटरप्राइज। जैसे कि हम कई बार ये भी कह देते हैं ना कि ठीक है 2 महीने बाद आप पेमेंट दे देना, तो उसके लिए लेकिन आपको 2% का वो देना पड़ेगा। वो भी हो गया। अब सर 1 मिनट आप पढ़िए, मैं चार्जर लगा रही हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। The use by others of such enterprise resources gives rise to, first, interest, charges for the use of cash resources or amounts due to the enterprise. Second, royalties, charges for the use of such assets as know-how, patents, trademarks and copyrights. Third, dividends, rewards from the holding of investments in shares. तो एक बार आप समझाओ, कोई क्लाइंट आया। क्या बोला? सर कोई आया है, एक बार आप समझा दीजिए ऑफिस में क्लाइंट। हाँ, royalties charged for use of such assets as know-how, patent, trademarks and copyrights। आपने कोई एसेट दे दी है, जैसे चाय बनाना सिखाया घर वालों ने, तो चाय बनाने के सिखाने के उपलक्ष्य में जो रॉयल्टी दी ना वो है। हाँ, तो कोई रॉयल्टी जो कि किसी चीज के यूज होने से, किसी एसेट की यूज की वजह से, या कोई पेटेंट आपने दे दिया कि ठीक है आप 6 महीने तक मेरा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं या पेटेंट यूज कर सकते हैं, या कोई कॉपीराइट यूज करने की वजह से, तो उसकी वजह से रॉयल्टीज को वो राइज करता है। थर्ड पॉइंट है डिविडेंड्स, रिवार्ड्स फ्रॉम होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो होता क्या है कि इसका तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे ना हम एसएमसी में आप उसमें श्योरिटी के अगेंस्ट में अपने शेयर्स दे देते हैं,
और एसएमसी के उसमें एक कॉमन डीमेट अकाउंट होता है, उसमें चले जाते हैं वो शेयर। अब उन पे डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड हमेशा उसी पे आता है जिस डीपी में वो शेयर पड़े होते हैं, उस डीपी से जो भी बैंक अकाउंट अटैच होता है उसमें डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड सारा एसएमसी के अकाउंट में आता है। फिर एसएमसी देखती है कि मेरे पास ये किस किस के शेयर है, तो वो डिविडेंड फिर वो उसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो डिविडेंड का समझ यहाँ एग्जांपल ही फिट नहीं बैठा। समझ नहीं आया, किसको ट्रांसफर किसको होगा, ये क्यों? जिसके नाम शेयर है उसी के नाम आने चाहिए डिविडेंड। हाँ, एक्चुअली मेरे पास शेयर थे, ठीक है, मेरे को काम करना है, या तो मैं मार्जिन मांगती है कंपनी, मतलब एज पर उसके स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन देना होता है, तो मार्जिन में हम एफडी भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, या शेयर्स भी दे सकते हैं। राइट। ठीक है, अब बाई चांस जो बड़ा मोटा काम करते हैं वो शेयर्स दे देते हैं उठा के, वे ठीक है मेरे ये शेयर पड़े हुए हैं, यही मार्जिन में इसको ट्रीट कर लो। तो एसएमसी का एक ना कॉमन डीपी अकाउंट है, तो वो क्या करती है, एसएमसी उसको अपने डीपी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है कि ये मार्जिन में है शेयर, और वो उसको वो भी स्टॉक एक्सचेंज में रख देती है, तो उसके यूज भी हो जाते हैं। अब जब डिविडेंड क्या होता है कि कंपनीज का क्या रूल है कि जिस भी डीपी अकाउंट, मतलब वो कंपनी को ये नहीं पता कि ये शेयर किसके नाम है, कंपनी के लिए है डीपी, जिस डीपी में जो शेयर पड़े हुए हैं उस पर्टिकुलर डीपी से एक बैंक अकाउंट अटैच होता है, तो उसमें वो डिविडेंड जाता है। तो एसएमसी के अकाउंट में अगर 15,000 शेयर पड़े हुए हैं कंपनी के, किसी के 1000, किसी के 500, किसी के 1500, तो 15,000 शेयर का जो डिविडेंड है वो एसएमसी के अकाउंट में आ जाएगा, आ गया, क्योंकि उसके नाम शेयर थे। हाँ, उसके डीपी में पड़े थे क्योंकि। तो अब होता क्या है, फिर एसएमसी देखती है मेरे पास 1000 शेयर इससे आए हैं, 500 शेयर इससे आए हैं, 2000 शेयर इससे आए हैं, 1000 शेयर इससे आए हैं, और 5000 शेयर मेरे अपने थे, तो वो बाकी के जो शेयर्स का डिविडेंड है वो एसएमसी उनको ट्रांसफर करती है। तो ये हो गया यूज बाय अदर्स ऑफ सच एंटरप्राइज रिसोर्स। शेयर तो मेरे थे, लेकिन यूज वो एसएमसी के डीपी अकाउंट में पड़े हुए थे। तो फिर ये एग्जांपल यहाँ इसलिए फिट नहीं बैठा कि वो मेरे ही शेयर थे, मैंने तो एज श्योरिटी वहां दे रखे, तो उन्होंने मेरे ब्याह पर होल्ड कर रखे थे, तो मैंने उनकी कोई इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं किया, उन्होंने मेरी कोई इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं किया, मेरे शेयर एज सिक्योरिटी रखे हुए थे, मेरे लिए डिविडेंड आया, आ गया उनके अकाउंट में, उन्होंने मेरे को रिइंबर्स कर दिया। अगर वो मेरे अकाउंट में पड़े होते तो मेरे को ही आता डायरेक्ट। हाँ, तो मेरे को ही आता डायरेक्ट वाला इसमें एग्जांपल आएगा। जैसे पहला देखते हैं इंटरेस्ट क्या है, मेरे कैश रिसोर्सेज, मेरे पास कैश सरप्लस है मेरे एंटरप्राइज का, मेरे पास कैश रिसोर्सेज है, तो मेरा कैश रिसोर्सेज किसी और ने यूज किया तो उस पे मुझे ब्याज दिया, या मेरे पास कैश रिसोर्सेज के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, चल ठीक है मेरे को तुमने पैसे देने हैं, डिले कर दो, तो बेसिकली आपने मेरे रिसोर्सेज को यूज किया और उसकी जगह इंटरेस्ट दिया, तो ये भी मेरी एक इनकम यील्डिंग एक्टिविटी हुई। मेरे एंटरप्राइज के कैश रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज है उसको किसी और ने यूज किया और उसके बदले में मेरे को एक रेवेन्यू मिला इंटरेस्ट के शेप में, तो ये हो गया। दूसरा है रॉयल्टीज, तो मेरे कौन से रिसोर्सेज, जैसे मेरी कोई नो हाउ है, मैंने ओवर अ पीरियड जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी वजह से कोई नो हाउ जनरेट की, या कोई पेटेंट मेरा है मैंने रजिस्टर करा लिया, या कोई मेरा ट्रेडमार्क मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, या मैंने कोई कॉपीराइट है मेरा, तो वो मेरे ये जो रिसोर्सेज है, नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, उनको उन एसेट्स को यूज करने के वजह से, जो कि यूज करेगा कोई और, मैं उनको अलाउ करूंगा किसी और एंटरप्राइज को मेरे रिसोर्सेज यूज करने के लिए। मेरे रिसोर्सेज कौन से, नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, उनकी वजह से जो मेरे को रेवेन्यू देगा दूसरा एंटरप्राइज इन एसेट्स को यूज करने, मेरे इन रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से, जिसको हम रॉयल्टी बोलेंगे, तो वो मेरी किसी और एंटरप्राइज के द्वारा यूज की गई मेरी एसेट्स के बदले में, एवज में मेरे को ये रॉयल्टी मिली, तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू। तीसरा है मेरे ऐसे रिसोर्सेज जिसकी वजह से मेरे पास सरप्लस रिसोर्सेज थे, मैंने क्या किया, किसी और एंटरप्राइज की कंपनी, किसी और कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो शेयर्स मेरे पास है, तो वो जो शेयर्स हैं बेसिकली मेरे रिसोर्सेज से ही शेयर्स है मेरे पास,
मेरे पास कैश अवेलेबल था, सरप्लस कैश था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसी और कंपनी में, तो मेरे कैश रिसोर्सेज को यूज कर रही है कोई और कंपनी जिसके अंदर मैंने शेयर्स इन्वेस्ट किया है, जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है किसी और एंटरप्राइज के अंदर इन द शेप ऑफ शेयर, उस कंपनी के शेयर्स को मैंने खरीद लिया है। तो मैंने अपने रिसोर्सेज को यूज करने दिया दूसरे एंटरप्राइज को बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो उस रिसोर्सेज को की वजह से जो मुझे रिवार्ड मिला उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो जो डिविडेंड मेरे को मिला वो मेरी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एक एक्टिविटी हुई कि मेरे रिसोर्सेज जो कि इन द शेप ऑफ शेयर्स पड़े हैं मेरे पास किसी और कंपनी में, तो किसी और कंपनी ने मेरे रिसोर्सेज को यूज किया और उसके एवज में मुझे डिविडेंड दिया। ठीक है, क्लियर है? रिवार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, मैंने एक शेयर्स होल्ड किए एज इन्वेस्टमेंट और उसकी होल्डिंग की वजह से मुझे रिवार्ड मिला, जो कि डिविडेंड रिवार्ड है। किसने दिया? किसी और कंपनी ने जिसके शेयर्स को मैंने होल्ड कर रखा है। और इन अ वे वो कंपनी मेरी जो रिसोर्सेज है, कैश रिसोर्सेज है, उसको यूज कर रही है, मेरे को बदले में शेयर्स दे दिए, लेकिन मेरे कैश रिसोर्सेज को यूज कौन कर रहा है? वो वाली कंपनी जिसकी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स के रूप में। तो वो वहां से होने वाला जो रिवार्ड है वो मेरा डिविडेंड होता है। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एक्टिविटी हुई। तो बेसिकली डिविडेंड अगर 30 मार्च को डिक्लेयर हो गया और दिया अप्रैल में, तो हमें मार्च में रिकॉग्नाइज करना है वो। उसके लिए अलग एजीएम में क्या डिसाइड हुआ है? उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है कि अगर मैं उसे एज इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ तो रिसीट बेसिस पर डिविडेंड को ट्रीट करते हैं, और अगर मैं नहीं, उसके लिए कुछ अलग है, लेकिन वो जनरली क्या होता है, रिसीट बेसिस पे होता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर दे देने चाहिए बस, दैट्स ऑल। हाँ, वो तो वो दे उस देते कंपनी हैं, का वो मतलब जनरली हो जाते हैं। मेरे को क्या करना है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मेरे पास शेयर पड़े हैं, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर किया 30 मार्च को, तो मेरे लिए क्या 30 मार्च मतलब 19-20 में इनकम हो गई, या जिस दिन 4 अप्रैल को मुझे डिविडेंड मिला मेरी 20-21 में इनकम हुई। तो मैं क्या ट्रीट करूंगा वो अलग है, कंपनी क्या ट्रीट करेगी, 30 दिन के अंदर देना है कि नहीं देना है, या 30 दिन वो उसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट माने जाएंगे, या उसके बाद वाले जो 30 दिन है बैलेंस उसमें देना है, तो कम वो दोनों के लिए अलग अलग मैटर करता है। तो अभी जो इसकी हेडिंग थी यूज बाय अदर्स, किस चीज के लिए यूज? कोई और यूज कर रहा है एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज, मेरे रिसोर्सेज को अगर कोई और यूज कर रहा है और मुझे कुछ यील्ड हो रहा है, इनकम यील्ड हो रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, तो वो यहीं से क्लियर है कि मेरे रिसोर्सेज को अगर कोई और एंटरप्राइज यूज कर रहा है, कोई और यूज कर रहा है, और उस यूज की वजह से मेरे को कुछ इनकम एक्टिविटी हो रही है, इनकम यील्ड हो रही है, चाहे वो इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, डिविडेंड है, वो हम यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ जी, पढ़ो। 8.2 राइट। interest accrues in most circumstances on time basis determined by amount outstanding and the rate applicable. Usually discount and premium on debt securities held is treated as though it were accruing over the period to maturity. वो कह रहे हैं इंटरेस्ट जो एक्रू होता है मोस्ट सर्कमस्टांसेस में वो टाइम बेसिस पे डिटरमाइन करता है, एंड वो होता है बाय द टाइम अमाउंट आउटस्टैंडिंग और रेट एप्लीकेबल, कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उस पीरियड में और उस पे क्या रेट एप्लीकेबल था। और यूजुअली डिस्काउंट या प्रीमियम जो होता है डेब्ट सिक्योरिटी पे जो कि रखी गई है और हेल्ड एज इज ट्रीटेड एज दो इट वर इंक्रूइंग ओवर द पीरियड टू मैच्योरिटी। अच्छा, जैसे डेब्ट सिक्योरिटी पे क्या होता है, कहीं मतलब फिक्स परसेंटेज के वो हो गए, डेब्ट सिक्योरिटी हो गई कि भाई 6% के डिवेंचर है, और लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा आपको मैच्योरिटी पे ही, लेकिन आप ईयरली उसको ट्रीट कर लेते हैं कि भाई ठीक है मेरे को 6% तो हर महीने हर साल क्योंकि एक्रू वो हो रहा है ओवर द पीरियड टू मैच्योरिटी। हाँ, एक्रू बेसिस पे ले लेंगे। Royalties accrue in accordance with the terms of relevant agreement and are usually recognized on that basis unless, having regard to substance of the circumstances,
transaction, substance of the transactions, it is more appropriate to recognize revenue on some other systematic and rational basis. रॉयल्टीज जो है उसको रिलेवेंट एग्रीमेंट जो है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही अक्रू करना है, और वो जनरली जो किया जाता है और जनरली जो रिकॉग्नाइज होती हैं ऑन दैट बेसिस, और वो उसी के एग्रीमेंट के बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज होती हैं। और हैविंग रिगार्ड टू सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस के जो सब्सटेंस होते हैं उसको देखा जाता है। एंड इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन सम अदर सिस्टमेटिक और रेशनल बेसिस। वो कह रहे हैं इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो है वो कुछ अदर सिस्टमेटिक और रेशनल बेसिस पे भी की जा करना अप्रोप्रिएट होता है। रॉयल्टीज को जनरली जो रॉयल्टीज के पार्टीज है जो दोनों, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेप्ट अनलेस अगर कोई सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिगार्ड करते हुए देखते हुए ऐसा लगता है, ये कॉमा है ना, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई और सूटेबल सिस्टमेटिक या रैशनल बेसिस पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी और बेसिस पर सिस्टमेटिक या रैशनल बेसिस पे करें, अगर ऐसा लगता है तो वैसे, अदरवाइज जनरली उसे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की कंडीशंस के बेस पर एक्रू या रिकॉग्नाइज करते हैं। ये मीनिंग हुआ इसका। Dividends from investments in shares are not recognized in the statement of profit and loss until a right to receive payment is established. Right to receive payment is established. कह रहे डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करनी है जब तक कि आपका एक राइट जो है पेमेंट रिसीव करने का एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। When interest, royalties and dividends from foreign countries require exchange permissions and uncertainty in remittance is anticipated, revenue recognition may need to be postponed. Postponed till that date. जब इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड जो है वो फॉरेन कंट्रीज से आना है जिसके लिए आपको एक्सचेंज परमिशन मिलेगी, और रेमिटेंस के लिए में अनसर्टेनिटी है, तब रिवेन्यू रिकॉग्निशन आप तभी करेंगे, तब रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो पोस्टपोन भी की जा सकती है। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अनसर्टेनिटीज का क्या इफेक्ट आएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे? रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू इज मेजरेबल एंड that at the time of sale or the rendering of service it would not be unreasonable to expect ultimate collection. रेवेन्यू की रिकॉग्निशन जो है वो ये रिक्वायर करती है कि रेवेन्यू को नापा जाए, और कब करा जाए, कब उसका को नापा जाएगा? एट द टाइम ऑफ सेल या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इट वुड नॉट बी अनरीजनेबल, और जब आपने सर्विस रेंडर कर दी या सेल कर दी है तो ऐसा अनरीजनेबल नहीं है कि आपको एक्सपेक्ट हो, भाई ये एक्सपेक्ट करना कि आपको उसका पैसा मिल जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो अनरीजनेबल नहीं है। मतलब सेल करते ही आपको ये बताया कि यार ये तो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी नहीं, ठीक है, मिलेगा ही, मतलब सेल कर दिया मिलेगा ही पैसा। Where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, that is for escalation of price, export incentive, interest, etc., revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. वो कह रहे हैं जब आपको ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty, वो कह रहे हैं जो आपको टोटल अल्टीमेट कलेक्शन होनी है उसको असेस करना एक रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ
is lacking at the time of raising any claim. वो जब वो एक लैक कर रही है जब आपका क्लेम रेज हो रहा है, यानी या तो आपने जब गुड सेल कर दिए हैं या सर्विस रेंडर कर दिया उसी वक्त आपका क्लेम रेज होता है। उस वक्त अगर अल्टीमेट कलेक्शन टोटल कलेक्शन को असेस करना एक रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ वो लैक करता है। और वो कब जब है? क्लेम को रेज कर रहे हैं, क्लेम रेज करने के समय ऐसा लगता है ये रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास, ये कलेक्ट हो पाएगा कि नहीं, मुश्किल हो रहा है ये अज्यूम करना कि वेदर दिस इज कलेक्टेबल, तब उसका जो है एग्जांपल उन्होंने दिया एस्केलेशन ऑफ प्राइस, रेट बढ़ गए हैं या कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव है या इंटरेस्ट है, तो वो पोस्टपोन करना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को जब तक कि वो जैसे सर्टेन हो जाएगा तब हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। In such cases, it may be appropriate to recognize revenue only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. तो उन केसेस में ये अप्रोप्रिएट है कि आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कीजिए जबकि वो रीजनेबल सर्टेन हो जाए कि आपकी कलेक्शन हो जाएगी। Where there is no uncertainty as to ultimate collection, revenue is recognized at the time of sale or the rendering of services, even though payments are made by installment. और जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है अल्टीमेट कलेक्शन की तो रेवेन्यू जो है वो सेल के टाइम पे या रेंडिंग ऑफ सर्विस के टाइम पे ही रिकॉग्नाइज कर ली जाती है, और इवन दो जो पेमेंट्स आपको रिसीव होनी है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव होनी है। When the uncertainty relating to collectability arises subsequent to the time of sale or rendering of services, it is more appropriate to make a separate provision to reflect the uncertainty rather than to adjust the amount of revenue originally recorded. और जब कोई अनसर्टेनिटी कलेक्शन के लिए कलेक्टेबिलिटी के लिए अराइज होती है सब्सिक्वेंट टू द टाइम ऑफ सेल या रेंडरिंग ऑफ सर्विस के बाद, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप एक सेपरेट प्रोविजन बना लें उस अनसर्टेनिटीज के लिए, रादर देन कि भाई आपने जो रेवेन्यू ओरिजिनली रिकॉर्ड करी है उसी को एडजस्ट करें। जैसे कि हम बैड डेट्स के प्रोविजन आज सेल कर दिया, आज सेल हो गया गुड्स या सर्विसेज, और आज तो हमने उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि सेल करते समय तो अनसर्टेनिटी नहीं होती, 1 लाख की सेल पे कलेक्शन में जो अनसर्टेनिटी है वो बाद में होती है। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर गई किसी कलेक्शन में तो उसको बजाय ओरिजिनल जो हमने रिकॉग्नाइज किया था रेवेन्यू ऑन सेल बेसिस, उसको एडजस्ट करने की बजाय कि अलग से एक प्रोविजन, जैसे आपने सही बताया बैड डेट्स के केस में। An essential criterion for the recognition of revenue is that the consideration receivable for the sale of goods, the rendering of services, or from the use by others of enterprises resources is reasonably determinable. एक एसेंशियल क्राइटेरिया जो है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का वो ये है कि जो कंसिडरेशन रिसीवेबल है सेल ऑफ गुड्स से या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से या यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज से वो रीजनेबली डिटरमाइन होने चाहिए कि कितना कंसिडरेशन मेरे को मिलना है। When such consideration is not determinable within reasonable limits, the recognition of revenue is postponed. और जब आपको यही नहीं पता हो कि मेरे को कितना कंसिडरेशन मिलना है, अगर आप डिटरमाइनेबल ही नहीं है टैक्स तो ऑडिट फिर आपको रेवेन्यू कर दी, रेट डिसाइड रिकॉग्निशन किए थे, हैं। टैक्स ऑडिट कर दी, रेट डिसाइड नहीं किए थे, अब पता नहीं कितने में देगा सामने वाला, वैसे 50 हम चाहते 50 मिल जाए, सामने वाला 10,000 देगा, 5,000 देगा, 25,000 देगा, पता नहीं है। तो जब तक वो पता नहीं है तब तक पोस्टपोन किया जाएगा। पोस्टपोन किया जा सकता। रोहित बोलो। मुझे सर टैक्स ऑडिट तो हम कंप्लीशन ऑफ सर्विस पे ही करते हैं ना, तो बिल तो हम उसी वक्त रेज कर देते हैं। हाँ, रेज मतलब बिल तो रेज जब ही करेंगे ना जब हमें कंफर्म है कि हाँ इतने पैसों का बिल हमें इतने ही कलेक्ट होने हैं। अगर बिल रेज कर दिया 50,000 का, चल ठीक है, बिल तो 50,000 का रेज करो, देखी जाएगी कितने देता है, 10,000 देगा, 15,000 देगा, जब देखेंगे तो अनसर्टेनिटी आ गई ना कि अमाउंट कलेक्टेबल कितनी है, तो फिर उसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करेंगे।
When recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainty, it is considered as revenue of the period in which it is properly recognized. और जब रेवेन्यू की रिकॉग्निशन आप पोस्टपोन करते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, तो वो उस पीरियड की रेवेन्यू मानी जाएगी जबकि वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज की जा रही है. ठीक है. मेन प्रिंसिपल्स पैरा 10. अभी Revenue- 5 पेज और है. कितने? 5. Revenue from sales or service transactions should be recognized when the requirements as to performance set out in paragraph 11 or 12 are satisfied, provided that at the time of performance it is not unreasonable to expect ultimate collection. कलेक्शन. तो रेवेन्यू जो है वो सेल या सर्विस की ट्रांजेक्शन से वो तब रिकॉग्नाइज होगी व्हेन द रिक्वायरमेंट एज टू परफॉर्मेंस. जो पैराग्राफ 11 और 12 में परफॉर्मेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नॉट सेटिस्फाइड हो गई है. सेटिस्फाई हो गई हैं, और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन. और परफॉर्मेंस के टाइम पे ये भी अनरीजनेबल नहीं था कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको कलेक्शन तो मिल ही जाएगी, तभी आप परफॉर्मेंस देते हैं. If at the time of raising of any claim it is unreasonable to expect ultimate collection, revenue recognition should be postponed. और अगर क्लेम के टाइम पे अगर ये अनरीजनेबल है कि अल्टीमेट कलेक्शन क्या होगी या अल्टीमेट कलेक्शन को एक्सपेक्ट करना ये अनरीजनेबल है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो पोस्टपोन की जाती है. The amount of revenue from sales transaction यानी turnover should be disclosed in the following manner on the face of the statement of profit and loss account. Turnover gross less excise duty, turnover net. अभी क्योंकि पुराना है इसलिए ऐसे है. हाँ सही है. The amount of excise duty to be deducted from the turnover should be the total excise duty for the year except the excise duty related to the difference between the closing stock and the opening stock. ठीक है. The excise duty जो डिडक्ट करनी है टर्नओवर में से वो एक्साइज ड्यूटी है जो कि रिलेटेड करती है उस ईयर के लिए, एक्सेप्ट द डिफरेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. नहीं समझ नहीं आया मैडम, एक बार दोबारा क्लियर सर करना. इसमें ना जैसे एक तरह से वो कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी आपको वो लेनी है जितना आपने बेच दिया माल. तो अगर आपने एक्साइज ड्यूटी साल में पे की है 10,000 यूनिट पे, हाँ. और आपके ओपनिंग में 500 यूनिट थे और क्लोजिंग में 1,000 यूनिट हो गए, तो जो डिफरेंस आ गया ओपनिंग क्लोजिंग का यानी 500 यूनिट बढ़ गए. हाँ ठीक है. तो इसका मतलब जो आपने 10,000 यूनिट पे एक्साइज ड्यूटी पे की है, तो आपको इसमें से जो डिडक्ट करनी है वो सिर्फ 9,500 यूनिट पे डिडक्ट करनी है. करेक्ट. ठीक क्योंकि है. अल्टीमेट मतलब ओपनिंग यूनिट बेचे हैं. सेल माइनस है. हाँ. क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चर होते ही बिल पे लगाते हैं. लीगल है. मतलब उस एक्साइजेबल गोडाउन से यूनिट से बाहर निकलते ही चाहे स्टॉक यार्ड में रख रहे हैं तो भी एक्साइज लग गई, पर वो सेल नहीं हुई, और वो सेल नहीं. वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गई. वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड. The excise duty related to the difference between the closing stock and opening stock should be recognized separately in the statement of profit or loss, with an explanatory note in the notes to the accounts to explain the nature of the two amounts of excise duty. तो वो कह रहे हैं जो डिफरेंस है उसको आप सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे और उसमें एक्सप्लेनेटरी नोट देंगे कि भाई ये जो है ये क्या नेचर ऑफ द टू अमाउंट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी ये क्या है, दो एक्साइज ड्यूटी आप क्यों डाल रहे हैं. हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी जो ऐसी है उसको पीएलए में या एक्साइज ड्यूटी के अकाउंट में डेबिट करके आगे चलते थे, बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता था. बैलेंस शीट का, हाँ सही बात है. In a transaction, paragraph 11, in a transaction involving the sale of goods, performance should be regarded as being achieved when the following conditions have been fulfilled. और वो कह रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन ऊपर लिखा था 11-12 में 11 सेल के लिए था, 12 सर्विस के लिए था. सर्विस के लिए. तो कह रहे हैं किसी भी सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन में परफॉर्मेंस जो है वो तभी अचीव कर ली जाती है जबकि फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं.
the seller of goods has transferred to the buyer the property in goods for a price or all significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of goods transferred to a degree usually associated with ownership. वो कह रहे हैं जब सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दिया एक प्राइस के लिए, ठीक है, यानी हमने सेल इनवॉइस इशू कर दिया सर, इसका मतलब ये है? इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर करने का ना फिजिकल पोजीशन दे दिया, फिजिकल पोजीशन दे दिया, या सारे ट्रांसफर कर दी, या रिवार्ड्स ओनरशिप के हैं, या फिजिकल पोजीशन तो नहीं दिया लेकिन उसके सारे सिग्निफिकेंट रिस्क या रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए बायर को, भले ही पोजीशन मेरे पास है और मेरे पास कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रहा। अब तो अगर वो क्योंकि मैंने उसको कंट्रोल उसको दे दिया, सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड उसको ओनरशिप ट्रांसफर उसको कर दी, भले ही फिजिकल पोजीशन मेरे पास पड़ा है एज ए सप्लायर, तो जिस दिन वो जैसे कहेगा जी 2000 यूनिट में से 500 इसको दे दो जी, मैं भेज रहा हूँ लड़का उसको दे दूंगा, मैं उसको रिटेन नहीं करूंगा कि भाई आप मतलब उसका 2000 अलग की अलग रखा हुआ है, मेरे पास कोई और कस्टमर आएगा तो उसमें से नहीं बेचूंगा क्योंकि ओनरशिप सिग्निफिकेंट रिस्क मैंने उसको और ओनरशिप मैंने उसको ट्रांसफर कर दी। No significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of goods. और ऐसी कोई significant uncertainty नहीं एग्जिस्ट करती कि भाई अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो जो कि सेल ऑफ गुड्स से है वो नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज बताइए, अगर हम सेल इनवॉइस इशू कर देते हैं 25-26 मार्च में, मतलब मार्च में, और गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स हमने ट्रांसपोर्टर को दे भी दी और उसको मिली है अगर अप्रैल में, तो हमारे लिए तो वो सेल मानी जाएगी? हमारे लिए सेल है, पर उसको ईवी बिल 7 तारीख पे मिला है तो उसके लिए इनपुट अगले साल का, उसके लिए अगले साल में परचेज मानी जाएगी क्योंकि माली हमने जीएसटी और उसको मिक्स कर दिया। अभी हम अगर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पे चले तो 25-26 मार्च को अब डिपेंड करेगा हमने सेल किस टर्म्स पे किया है। अगर हमने सेल करते हुए ही 25 या 26 मार्च को हमने उसका रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर कर दिया, रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर दी आज ही, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट में उसका है, मेरा नहीं है, तो मेरी सेल आज ही हो गई, उसकी परचेज आज ही हो गई और वो अपनी बैलेंस शीट में गुड्स इन ट्रांजिट दिखाएगा क्योंकि उसे अप्रैल में मिली और मेरे लिए वो सेल हो गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सिग्निफिकेंट रिस्क या रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुए, वो ट्रांसफर जब होंगे जब उसको डिलीवरी हो जाएगी, तो वो डिलीवरी हुई 6 अप्रैल को, तो भले ही मैंने 25 अप्रैल को 25 मार्च को यहाँ से माल डिस्पैच कर दिया, बिल रेज कर दिया, लेकिन रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रांसफर नहीं हुए, ओनरशिप का रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, तब वो गुड्स मेरे हैं जब तक उसको डिलीवरी नहीं हुई, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको सेल को नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं उसको अपना गुड्स इन ट्रांजिट दिखाऊंगा जब तक उसको डिलीवर नहीं होंगे, और उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिस दिन मिला उस दिन परचेज आएगी। मतलब गुड जो सेल होते हैं दैट आल्सो इन गुड्स इन ट्रांजिट सेल में है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ठीक है जी 10,000 पीस मुझे खरीदने हैं, आप इसको मेरे गोडाउन तक भेज दो, ठीक है जी, तो जब आप मेरे गोडाउन तक भेजोगे तब सेल इफेक्टेड मानी जाएगी। अगर मान लो आपने आज तो अपने यहाँ से माल निकाल दिया, बिल भी निकाल दिया, लेकिन रास्ते में पकड़ा गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो अभी तक मेरे पास तो डिलीवरी नहीं हुआ और कंडीशन ये थी कि जिस दिन मेरे पास डिलीवरी दोगे उस दिन मेरे होंगे, तो रास्ते में चोरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो सेलर के अकाउंट पे हो गया वो, तो ये गुड सेंट इन ट्रांजिट हो गया। हाँ, गुड सेंट फॉर सेल इन ट्रांजिट है ना, वेरी गुड। तो वो हमारी बैलेंस शीट में अगर हमारा क्लोजिंग डे आ गया 31 मार्च आ गया और ऐसी सिचुएशन थी, तो वो गुड सेंट फॉर सेल इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट हमारा आएगा और सेल को हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हमारी सेल तो हुई नहीं। और अगर ये था कि हमने एक्स फैक्ट्री माल भेजा था, भी सप्लायर कहता है एक्स फैक्ट्री था, एक्स फैक्ट्री है जो वर्दी ले जाओ, तो अब अगर मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता हूँ कहने पर, कस्टमर के कहने पर, तो वो उसके कहने पर करवा रहा हूँ, मैंने तो एक्स फैक्ट्री उसको ट्रांसफर कर दिया था रिस्क एंड रिवार्ड ओनरशिप का। अब अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो रिसिपिएंट की है, कस्टमर की है, मेरे लिए सेल हो गई। अब कस्टमर का है, वो गुड्स इन ट्रांजिट रखेगा, अगर 31 मार्च बीच में आती है
तो वो तब तक गुड्स इन ट्रांजिट रहेंगे। अगर कोई उसका डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ और होता है, चोरी चकारी जो भी होता है, वो रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंट रिस्क कब ट्रांसफर हुए या रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई किसी सेल ऑफ गुड्स के। तो स्टीव जी इसके लिए हमेशा नीचे एक कंडीशन लिखे होनी चाहिए जनरली सेल प्राइस इज एक्स फैक्ट्री प्राइस। हाँ, वो लिखा हो, मतलब या तो हम जनरली अगर एक्स फैक्ट्री बेचते हैं तो परमानेंट लिखा जा सकता है। अगर हम जनरली ऐसा नहीं करते तो हमारी टर्म्स एंड एग्रीमेंट की टर्म्स क्या है? मतलब अगर एक ये कंडीशन कोई भी हम सेल करते हैं, चाहे तो उसका रिटर्न परचेज ऑर्डर होता है, उसमें सारी कंडीशंस होती हैं। अगर रिटर्न नहीं होता, ओरल एग्रीमेंट होता है और उसके अंदर सारी कंडीशंस होती हैं ओरली। उसके बेसिस पर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होते हैं, और रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए तो मेरी सेल इफेक्ट हो गई, मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए तो जिस दिन रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होंगे उस दिन मेरी वो सेल को रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मेरे को। और उसके बीच में अगर पीरियड आ गया फाइनेंशियल ईयर क्लोज, तो फिर अकॉर्डिंगली गुड्स इन ट्रांजिट वाला काम करना पड़ेगा। 12 point, in a transaction involving the rendering of services, performance should be measured either under the completed service contract method or under the proportionate completion method, whichever relates to the revenue to the work accomplished. और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करनी है या तो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के मेथड पे या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड पे, जो भी रिलेट करती है हमारे वर्क अकम्प्लिश के रेवेन्यू से। Such performance should be regarded as being achieved when no significant uncertainties exist regarding the amount of consideration that will be derived from rendering the services. और वो परफॉर्मेंस जो है वो रिगार्ड करनी चाहिए कि ये अचीव हो गई है जबकि आपको कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो कि डिराइव होनी है जो आपने उस सर्विसेज को दी। दोनों केस में, गुड्स में भी और सर्विसेज के केस में भी, अगर आपको इनवॉइस करते हुए, माल देते हुए या सर्विसेज रेंडर करते करते भी हमें ये लगता है कि यार हम कर तो रहे हैं, माल भेज तो रहे हैं, सर्विसेज दे तो रहे हैं, पर पैसा नहीं मिलेगा, तब वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। सर यहाँ पर द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन को सर्टेन करने की बात की गई है, यहाँ पर रिसीवेबल अल्टीमेट कलेक्शन की कहीं भी बात। हाँ, उसी को वही तो कह रहे हैं कि such performance should be regarded as being achieved when, achieve तभी मानी जानी है जब no significant uncertainty exists, कोई significant uncertainty exist नहीं करती regarding the amount of consideration जो कि derive होगी सर्विसेज को रेंडर करने की वजह से। अलग कंसीडरेशन आपका फिक्स हो जाना चाहिए, फिर बाकी जो दूसरी अगर पूरी सर्टेनिटी है, श्योरिटी है कि पैसा मिल जाएगा। हाँ, या ये इतना पैसा मिलेगा, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन नेचुरली। हाँ, और बाकी जो वो है उसको तो फिर हम बैड डेट्स में डाल देते हैं ना, प्रोविजन को। तो जनरली हम ऐसा तो करते नहीं ना कि अभी हम माल भेज रहे हैं और अभी आपके बैड डेट्स डाल रहे हैं, तो पहले पैसे दे बाद में माल दूंगा, माल ही नहीं भेजेंगे ना। कोई नहीं। Revenue arising from the use of others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividends should only be recognized when no significant uncertainties as to measurability or collectibility exist. और एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को यूज करने से जो रेवेन्यू अराइज होती है इंटरेस्ट, रॉयल्टीज या डिविडेंड की फॉर्म में, वो सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए जबकि कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज उसको मापने के लिए और कलेक्टिबिलिटी के लिए, दोनों के लिए, मेजरेबिलिटी एंड कलेक्टिबिलिटी, कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट नहीं होती। एंड दीज रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। टाइम बेसिस, इंटरेस्ट जो है ऑन टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। ठीक है, इंटरेस्ट जो है अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है आपका और क्या रेट एप्लीकेबल है, टाइम बेसिस पे लेंगे। रॉयल्टीज जो है ऑन एन एक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रिलेवेंट एग्रीमेंट। रिलेवेंट एग्रीमेंट की टर्म्स के बेस पे एक्रूवल बेसिस पे ली जाती है। एंड डिविडेंड जो है वो व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, जब ऑनर का राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है। कितने पेजेस और रह गए सर? 3। वो तो बहुत रह गए होंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, इसको कल फिर दोबारा से कर सकते हैं, थोड़ा खत्म होने के बाद फिर रिपीट कर लेंगे। तो आज 10 तो बज ही चुके हैं।